आईआईटियंस के बारे में आपने सुना ही है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself कुलसुमती, शेख आयशा मकबूल, शहजीन सैयद हुसैन, आंचल गुप्ता, अंसारी मोहम्मद दानिश, शेख अरशद अजीज। My NEET 2023 score is 667 and Alhamdulillah I am a first ranker of Mumra. I scored 651 marks in NEET 2023. I scored 612 marks in my NEET UG. I scored 592 in NEET 2023. And I scored 97.02 percentile in April attempt JEE Mains 2023. and I scored 98.12 percentile in MHT CT 2023. I did my preparation from IIT Anslan. मेरी एडवाइस मेरे जूनियर्स को यही रहेगी जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर 10th रिजल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए आईआईटियंस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। महाराष्ट्र के नए सियासी उलटफेर में शुरू हुआ खेला एनसीपी किसकी, शरद पवार की या अजीत पवार की। दोनों गुटों ने शुरू की एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ सकती है अजीत पवार की मुश्किलें। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नए सियासी भूचाल के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी का एक धड़ा जाकर के शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गया और महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। ट्रिपल इंजन की इस सरकार बनने के दौरान अब एक नया सियासी पेज, जो कि हम पहली खबर में आपको बता चुके थे और उसमें हमने एक सवाल आपको बताया था कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, तो ये अब सवाल जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। कैसे, तो आइए बता दें आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि स्वयं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले, जो कि सांसद है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सांसद प्रफुल्ल पटेल, रायगढ़ जिले के एनसीपी के कद्दावर नेता सुनील तटकरे, इन दोनों को पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई होने के बाद अपनी घोषणा के मुताबिक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सातारा पहुंचे। सातारा में कराड़ पहुंचे। कराड़ उन्होंने यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर जाकर पुष्प अर्पण करते हुए वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर कराड़ में जो है उन्होंने लोगों को संबोधित किया। आइए कराड़ का माहौल आपको दिखा रहे। 73 वर्षीय ये सियासी चाणक्य, महाराष्ट्र और देश की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार जब कराड़ पहुंचे हैं तो किस तरीके का समर्थन उन्हें लोगों द्वारा मिला है, कैसे उनका कराड़ में स्वागत किया गया है और उनके कट्टर विरोधक कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान वो भी उनके साथ यहां नजर आए। बल्कि समाधि पर पुष्प अर्पण करने से पहले शरद पवार रुके, पृथ्वीराज चौहान को भीड़ से आगे लिया और उसके बाद उन्होंने वाईबी चौहान की समाधि को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर लोगों को संबोधित किया। संबोधन में दो बातें प्रमुख तौर पर थी। शरद पवार ने कहा कि अब मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगा, पार्टी नए सिरे से खड़ी करूंगा। ये कल की उन्होंने बात वापस दोहराई। नई बात उन्होंने कही कि अब सिर्फ मेरी ही आवाज होगी, यानी एनसीपी में अगर आवाज कोई चलेगी तो वो केवल शरद पवार की चलेगी। पहले ही दिन पार्टी के तरफ से विधानमंडल विपक्ष नेता पद पर कलवा मुवरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड की नियुक्ति, पार्टी के प्रतोद के पद पर भी जितेंद्र आव्हाड की नियुक्ति। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास पिटीशन दायर कर दी। नए बने हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, संजय बंसोड़, आदिति तटकरे, धर्मराव बाबाराव अतराम, ये तमाम जो 9 लोग हैं, इनके खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटी यानी पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के चलते इन्हें अयोग्य करार देने की मांग उन्होंने इस पिटीशन के जरिए स्पीकर पे की है और स्पीकर से उनकी बात भी हुई है। इस संबंध में क्या उन्होंने कहा वो भी हम आपको इस खबर में दिखाएंगे कि जयंत पाटिल ने इस कार्रवाई के बाद किस तरह से मीडिया को इसकी पूरी जानकारी दी है। एक तरफ सुप्रीमो शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक यानी कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 9 लोगों को अयोग्य करार करने का पिटीशन विधानसभा स्पीकर के पास दायर कर दिया। अब इस पर सुनवाई कब होती है और किस तरह से विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर, क्योंकि पहले से ही शिवसेना के 2 फाड़ का मामला उन्हें तय करना है, अब एनसीपी के 2 फाड़ का मामला उन्हें
तय करने के लिए एक नया सरदर्द मिला हुआ है। किस तरीके से वो बीजेपी में रहकर, बीजेपी के विधायक होने के नाते ही वो स्पीकर बने हैं, अब वो किस तरह से वो कानून का काम करते हैं या दलगत राजनीति के चलते सत्ता समीकरण बनाने का जो ये ताना बाना बना हुआ है उसको बनाए रखने का काम करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर उसके बाद 3 जून को मौजूदा नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही हमने प्रांत अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सुनील तटकरे की नियुक्ति की है और सुनील तटकरे की नियुक्ति के साथ और भी कुछ नियुक्तियां इन्होंने यहां पर उसकी घोषणा की। घोषणा के साथ साथ आपको बता दें कि नई घोषणा सुनील तटकरे ने यह की अजीत पवार के कहने पर कि प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को झटका देते हुए यह सुनील तटकरे की नियुक्ति, तो दूसरी तरफ उन्हें अयोग्य घोषित करने की, साथ ही नए नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं जितेंद्र आवाड़, उनको अयोग्य घोषित करने की मांग भी विधानसभा स्पीकर से कर दी गई है। लगातार अजीत पवार और छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल सभी कह रहे कि हम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, चुनाव चिन्ह भी हमारा है, लेकिन शरद पवार ने इससे नकार दिया है। कई विधायकों ने, अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने विधायक, 30 का जो आंकड़ा कहा जा रहा है, 35 का जो आंकड़ा कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्वयं शरद पवार के पास कितने विधायक बचे हुए? जयंत पाटिल उनके साथ हैं, जितेंद्र आवाड़ उनके साथ है, रोहित पवार उनके साथ है। अब इसमें आश्चर्य की बात आपको बता दें कि जो मकरंद पाटिल अजीत दादा पवार के साथ 2 जुलाई को नजर आ रहे थे, वो 3 जुलाई को कराड़ में शरद पवार का स्वागत करते हुए नजर आए, उनके साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए भी नजर आए। तो इससे स्थिति क्या है यह समझ में आ रही है कि अभी भी सभी विधायकों का एक रुख नहीं है। इस पाले, उस पाले या किस पाले कहां जाना है यह अभी तय नहीं है। उसी तरह से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहने वाले एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे ये मौजूद थे, मगर उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो शरद पवार के साथ है, उनके फैसलों के साथ है। अब आइए बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। हाल ही में महाराष्ट्र में 1 साल पहले जो सत्ता का पेश निर्माण हुआ, उसमें जो संवैधानिक पेश निर्माण हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई, शिवसेना के 2 फाड़ हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका आधार लेते हुए, साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो संहिता है, जो संविधान पार्टी का बना हुआ है, जो चुनाव आयोग के पास जमा है, उसके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवनियुक्त विपक्ष नेता जितेंद्र आवाड़ ने मीडिया को क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बता रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल होने के बाद अजीत पवार और उनके पूरे गुट को कोई अधिकार नहीं है किसी पर कोई कार्रवाई करने का, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार है और पार्टी की ये जो संहिता है, ये जो संविधान है, उन्होंने संविधान भी दिखाया है, तो ये संविधान जो है वो क्या कह रहा है वो देखिए। चुनाव आयोग को भी इसी संविधान के तहत इस संबंध में फैसला लेना होगा और विधानसभा स्पीकर को भी इसी के तहत फैसला लेना होगा। वहीं पार्टी किसकी, शरद पवार की या अजीत पवार की? इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों का अपना एक नजरिया है। उनका कहना है कि जब से अजीत पवार की बढ़ती गतिविधियों के चलते सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के संविधान में कुछ बदलाव किए थे और इन बदलावों के साथ चुनाव आयोग में नया संविधान पार्टी का दिया गया था, जिसके चलते अजीत पवार को आने वाले दिनों में दल बदल कानून के तहत और संविधान की 10वीं सूची यानी 10 शेड्यूल के तहत काफी संकटों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो खेला शुरू हो चुका है। एनसीपी किसकी, अजीत पवार की या शरद पवार की? कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंचेगी? विधानसभा स्पीकर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितना वक्त जाएगा? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिरयानी बनाने के तमाम तरीकों को गलत ठहराया लेकिन बिरयानी को जायज ठहरा दिया था पिछली बार, तो क्या उसी तरह से वापस इसी इतिहास को न्याय व्यवस्था भी दोहराएगी या कानून व्यवस्था भी दोहराएगी? क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष किस तरीके की भूमिका निभाते हैं? बहुत कुछ है, बहुत सारे बिंदु है। अब धीरे धीरे एक के बाद एक इसकी परतें खुलेगी। सबसे पहले परत तो खुलेगी शक्ति परीक्षण की। कितने विधायक किसके पास, शरद पवार के पास कितने, अजीत पवार के पास कितने, और क्या होगा
इसी के बीच पार्टी का भविष्य, क्योंकि 73 वर्षीय ये राजनीति के चाणक्य मैदान में अब पूरी तरह से उतर चुके हैं। अपने ऊपर शंकाओं के जो बादल थे उन्होंने अपनी भूमिका के साथ और जयंत पाटिल की भूमिका के समर्थन के साथ, जितेंद्र आव्हाड की भूमिका के समर्थन के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह बगावत उन्हें मंजूर नहीं और इस बगावत में दूर दूर से उनका कोई हाथ या संबंध नहीं। यहाँ कल रात को भेजा था, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, फिजिकली भेजा था। आज सुबह उन्होंने मेरे से मुझे फोन उनका आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये पिटीशन मिला है, मैं देख के पढ़ के इसके बारे में निर्णय करता हूं। हमने उनको विनती की है कि वो जल्द से जल्द हमें हियरिंग का मौका दे। 40 लोग उनके साथ ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा है कि अभी आज पवार साहब सातारा गए हैं। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को, हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। सारे विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? काफी संपर्क में है, सब नहीं है, काफी संपर्क है। मोदी आणि अमित शहा मागच्या वेळेस ज्यावेळेस शपथविधी झाला होता त्यावेळेस मोदी आणि अमित शहा स्वतः अभिनंदन करत होते। अजूनपर्यंत कुठलंही ट्विट किंवा कुठलंही अशा पद्धतीचं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के निमित्त 21 जून 2023 को मुझे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी के तहत मैं मेरी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते निभा रहा हूं। इसके पूर्व सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था और उस अधिकार के अंतर्गत मैंने कई हमारे संगठनात्मक जो नियुक्तियां थी वो करने का काम किया था। खास करके क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में और अनेक राज्यों में, बल्कि हर राज्य में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो चुनाव पार्टी के होने चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे रूल्स में है कि पार्टी के चुनाव हर कुछ समय 3 साल के मर्यादा में ये होने चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुए नहीं थे तो जो पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कुछ कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे की भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। इसके पहले हमने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल
सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजित पवार चुने गए हैं। देखो, ऐसा है कि किटी पार्टी होती है और किटी पार्टी में चिट्ठियां उठाई जाती है। फिर चिट्ठी उठा के एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एक को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया जाता है। आखिर में किटी पार्टी में भेल तंदूरी बिंदूरी खा के किटी पार्टी बंद हो जाती है और लोग घर निकल जाते हैं। उसको कानून में कुछ आधार होता है? कोई भी पद को मान्यता देने के लिए कानूनन आधार चाहिए। वो आधार संविधान से पुस्तक करना, ये दो किताबों में है जो इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है, और ये राष्ट्रवादी के किताब है, और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसमें प्रेसिडेंट को क्या अधिकार है उसका रूल एंड रेगुलेशन है। उस प्रेसिडेंट ने इस पत्र के द्वारा सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बाहर कर दिया है, तो उनको क्या अधिकार है? और वैसे भी पार्टी में रहते तो भी निमणूक करने का अधिकार है क्या? अध्यक्ष होते हुआ बिना अध्यक्ष के मान्यता के बिना आप कैसे क्या नॉमिनेट कर सकते हो किसको? और हम नहीं कहते कि आप ही कहते हो ना, शरद पवार अध्यक्ष है हमारे, शरद पवार अध्यक्ष है हमारे। तो शरद पवार को पीछा पूछे बिना आप कोई भी पार्टी से हाथ कैसे मिला सकते हैं? शरद पवार के अध्यक्ष होते भी तुम जाके किसी जातीयवादी पार्टी से हाथ कैसे मिला सकते हो? कोई ये कानूनन है कि गैर कानूनन है? हम भले ही अनपढ़ है, हम भले ही हमको कुछ समझता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमारे बाप ने हमारे भी दिमाग में डाला है। सर, अजित पवार का ये कहना है कि जो संख्या बल हमसे पूछी जा रही है वो संख्या बल हमसे मत पूछिए, पार्टी हम तो बोलते हैं पूरे 50 तुम्हारे हैं, लेकिन पार्टी तुम्हारी नहीं है। ये इस जजमेंट में है, क्योंकि जजमेंट ने ये कहा है a legislature party cannot be identified as a political party, otherwise the use of schedule 10 will be null and void, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। शेड्यूल 10 ये बना ही गया इसलिए था कि लोकतंत्र में यहां से वहां जाने वाले लोकतंत्र को खराब कर रहे थे। और मैंने ये जब जजमेंट आया तब लोग बोल रहे थे कि जजमेंट को कोई मतलब नहीं है। मैं तब से कह रहा था कि ये जजमेंट ये आने वाले डेमोक्रेटिक जो अपनी आगे का फ्यूचर है, डेमोक्रेटिक फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसके लिए बाइबल है। बाइबल, इसमें जो लिखा है उस दीवार को पार करके कोई भी नहीं जा सकता है। उस दीवार को जो टकराएगा वो खत्म हो जाएगा। सामान्य माणसाचा नोकरीचा अधिकार हा जतन केला पाहिजे आणि देशाच्या निर्णयाचा प्रक्रिया म्हणजे माणसाचा हातभार लागला पाहिजे। तुम्ही या राज्यामध्ये नवी पिढी तयार केली, जिल्ह्यामध्ये चोरांचा संच उभा केला आणि त्या युवा शक्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रगतीच्या रस्त्यावर कसं नेता येईल याची अखंड काळजी घेतली। आज सगळ्या सुरक्षित सांगून आपल्यामध्ये नाहीये,
आज से आज नसले तर त्यांनी दिलेला विचार हा तुमच्या माझ्या अंतःकरणात आहे आणि त्या विचारांना पुढे जायची संबंधीची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली. आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही जात धर्म याचा अभ्यास घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग आहे. महाराष्ट्र हा बंधुत्व इमानदार सगळ्यांचा पुरस्कार करणारा राज्य आहे. पण मध्यंतरीच्या काळात याच महाराष्ट्रामध्ये शाहूदादांचं कोल्हापूर असो, नांदेड असो, संगमनेर असो, अकोला असो, अशी काही नावं घेता येतील त्या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहणाऱ्या समाजामध्ये एक प्रकारची वैर भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि जातीय दंगे झाले. हे महाराष्ट्राला सोडणारं नाहीये, पण नुसतं सोडणारं नाही प्रवृत्ती आहे समाज विघातक. त्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध आणि तेच काम महाराष्ट्रामध्ये आपण करत होतो. येऊन गेला की उद्धव आपण सगळ्यांनी एकत्रित केले. बाळासाहेबांच्या सारख्या कर्तृत्ववान सरकारने अशा सरकारमध्ये महाराष्ट्राची सेवा करत होत. ते सरकार या पद्धतीनं उलटून टाकण्याचं काम काही लोकांनी केला आणि हे इथंच नाही, देशाच्या अनेक राज्यामध्ये केला. मध्य प्रदेशाचे राज्य कमलनाथ मुख्यमंत्री, गांधी नेहरू व्यवस्थित चाललेलं राज्य अशाच पद्धतीनं उद्धवलं गेलं आणि त्या ठिकाणी जातीय संघीय वृत्तीला प्रोत्साहन देणारं सरकार त्या ठिकाणी आलं. असे अनेक ठिकाणी प्रयत्न चालू आहेत. दिल्लीमध्ये आहेत, पंजाबमध्ये आहेत, ममता बॅनर्जीचे जे राज्य पश्चिम बंगाल तिथं आहेत, उत्तराखंडमध्ये आहेत, हिमाचलमध्ये आहेत, दक्षिणेमध्ये अनेक राज्यामध्ये आहेत. आणि त्यामुळे एक प्रकारचं संकटाचा काळ आला. चुकीच्या प्रवृत्ती ह्या लोकांवर करतायत आणि त्याच प्रवृत्तीने चव्हाण महाराष्ट्र, छत्रपतींचं महाराष्ट्र, शाहू फुले आंबेडकरांचं महाराष्ट्र, त्या राज्यामध्ये एकंदर लोकशाहीच्या पद्धतीनं काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाला एक प्रकारचा धक्का द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. हे प्रयत्न आणि त्याच्यावरची भूमिका, ती भूमिका एकच आहे की या सगळ्या जातीय आणि विचारधारा आहेत त्यांच्या मार्फत देशाचा कारभार पुढे नेण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न या सगळ्या घटकांचा आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ती उलथापालट ही करण्याच्या बद्दलची एक भूमिका याच प्रवृत्तीने घेतली. दुर्दैवानं त्याला तुमच्या आमच्याचे काही सहकारी वही पाहिजे. पण ठीक आहे, तुम्ही एखादी व्यक्ती वही पाहिली असेल, समूह वही पाहिली असेल तर फुले आंबेडकर, शाहू राजा आणि असंख्य समाजाच्या महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस एक वेळ उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याचं राहणार नाही. आणि ही शक्ती मजबूत करून
जी उलथापालट करणारी शक्ती आहे वर्ग आहे, त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही. याला फार अवकाश नाही. वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या वर्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तींना धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हिताच्यासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो. अतिशय पावसाचा आणि हा सगळा कालखंड असताना सुद्धा आपण हजारोच्या संख्येनं या ठिकाणी आलात आणि म्हणजे आमच्याकडे आज गुरु पौर्णिमा आहे. त्यामुळं आज समान महाराष्ट्रामध्ये एकदा जनमानस तयार करण्याच्या संबंधीचा निकाल ठरवणे लोकांनी घेतला आणि याची सुरुवात करायची असेल तर कुठून करायची. समाधीसारखे सण महाराष्ट्रामध्ये काही नाही आणि आजचा दिवस गुरु पौर्णिमाचा आहे आणि तुमच्या माझा सगळ्यांचा गुरुच्या फळावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीला होतं आणि त्या व्यक्तीचं नाव यशवंतराव चव्हाण. त्यांच्या निवासाने या ठिकाणी आलो. तुम्ही याला प्रचंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि पुढच्या कामाला जायला तुमची परवानगी देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनिट माझी म्हणून